सरकार 3 महीने चुप रहती है। 3 महीने तक के कोई मीडिया इस पे बात नहीं करता है, राष्ट्रपति बात नहीं करती है, इस पे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते, गृह मंत्री जी कुछ नहीं बोलते, और 3 महीने बाद अनायास वो वीडियो सामने आता है और पूरे देश को पता चलता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। 600 हथियार जिसको बोलते मशीन गन और ऐसे बड़ी बड़ी गन वो लोगों ने लेकर ये किए। इसका मतलब साफ है कि वो ये जो गन है अगर उन्होंने नहीं छीना है मिलिट्री से, अगर ये संभव नहीं है तो इनको दिया गया है। आग लगाने की क्या जरूरत है? उनके घरों को जलाने की क्या जरूरत है? एक एक महीने से लाश नहीं उठाई गई है। आप देखिए वीडियो आया है, एक एक महीने से। कभी सुने देश में ऐसा कहीं हुआ है कि लाशें रास्ते पे पड़ी है 1 महीने से? कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया इस पर। आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय हमारे साथ है बिरसा ब्रिगेड के जो संस्थापक हैं सतीश पेंदाम साहब। सतीश गोकुलदास पेंदाम एक ऐसा नाम है जो इंडिजिनियस पीपल के राइट्स के लिए अपने आप को दिए चला है। वैसे सतीश पेंदाम साहब अपने आप में एक इंजीनियर है, अभियंता है, लेकिन अभियंता की उस नौकरी को छोड़कर आज वे पूरे समय आदिवासी समुदाय के हक और अधिकारों के लिए, या फिर हम ये यूं कहें कि वो समुदाय जो हमारे मुख्य धारा से बिल्कुल जिसे बाहर कर दिया गया है, उस समुदाय के हक और अधिकारों के लिए पूरा समय काम करते हैं। आप समझ रहे हैं कि इस समय देश में जिस तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में मणिपुर की हिंसा है सबसे पहली बात, उसके साथ यूसीसी है, उसी के साथ इंडिजिनियस पीपल के वो राइट्स है जहां अभी हाल ही में जो कंजर्वेशन एक्ट आया है, ये सारे मुद्दे हैं। और इन मुद्दों के साथ बिरसा ब्रिगेड ने एक ऐलान कर दिया है कि 9 अगस्त को भारत बंद करेंगे। हम आज बात करेंगे सतीश पेंदाम साहब से। पेंदाम साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पेंदाम साहब, 9 अगस्त को भारत बंद की बात है, मणिपुर में हिंसा है, अपमान है, अत्याचार है, बिरसा ब्रिगेड क्या सोचती है? मणिपुर ये प्रायोजित कार्यक्रम है आरएसएस का। इस देश में आदिवासियों को खत्म करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, और ये लड़ाई मूलतः आदिवासियों को खत्म करके ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना की तरफ ले जाना चाहते हैं। सच्चाई ये है, मणिपुर में इनका एक एफिडेविट गया सुप्रीम कोर्ट में, जहां दिखाया गया कि करीब 6 लाख गोलियां और 600 हथियार लूट ली पब्लिक ने। ये बताया गया है कि लूट ली पब्लिक ने। आप मान सकते हो कि किसी मिलिट्री फोर्सेस से हथियार लूटे जा सकते हैं? ये पहली बार हो रहा है कि जब 600 हथियार जिसको बोलते मशीन गन और ऐसे बड़ी बड़ी गन वो लोगों ने लेकर ये किए। इसका मतलब साफ है कि वो ये जो गन है अगर उन्होंने नहीं छीना है मिलिट्री से, अगर ये संभव नहीं है तो इनको दिया गया है, उतनी गोलियां दी गई है। और बाकायदा सरकार 3 महीने चुप रहती है। 3 महीने तक के कोई मीडिया इस पे बात नहीं करता है, राष्ट्रपति बात नहीं करती है, इस पे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते, गृह मंत्री जी कुछ नहीं बोलते, और 3 महीने बाद अनायास वो वीडियो सामने आता है और पूरे देश को पता चलता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। बिरसा ब्रिगेड के कुछ लोग मणिपुर होकर आए हैं। मणिपुर में है बिरसा ब्रिगेड के लोग, अभी है दोनों समुदाय में, मैथई में भी है और उधर भी है। क्या वास्तव में ये समस्या जिस तरह से दो समुदायों के बीच लड़ाई की दिखाई जा रही है, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कि 2 समुदाय के बीच में लड़ाई है। ये जमीन की लड़ाई है। उस जमीन पे जहां पर सबसे ज्यादा ऐसी दवाइयां और ऐसे ड्रग्स होते हैं, जहां से आना जाना चाइना और इसको, उस बेल्ट में बहुत विश्व की सबसे प्रेशियस जो ड्रग्स है वो वहां पे मिलते हैं, और वहां से वो इतना इंपॉर्टेंट एरिया है। उस एरिया को खत्म करना था इनको, बड़े बड़े पूंजीपतियों को वो एरिया देना है। गुंडागर्दी करके शहर में जमीनें खाली करवाते हैं, उसी तरीके से उनकी जमीनें खाली करवाने का षड्यंत्र है। गांव आग लगाने की क्या जरूरत है? उनके घरों को जलाने की क्या जरूरत है? एक एक महीने से लाश नहीं उठाई गई है। आप देखिए वीडियो आया है, एक एक महीने से। कभी सुने देश में ऐसा कहीं हुआ है कि लाशें रास्ते पे पड़ी है 1 महीने से? कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया इस पर। मणिपुर को लेकर पूरा देश शांत है। सिर्फ वो लड़कियों के जो चीजें घुमाई गई है उसको देखकर देश में थोड़ा रोष आया है, लेकिन वास्तविकता लोग कहाँ समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ है।
ऐसे कई लड़कियों को मतलब मारा गया आप ये कहने जा रहे हैं कि ये वास्तव में इस तरह का झगड़ा नहीं है कि जो दो समुदायों के दो बीच, समुदाय के बीच का झगड़ा ही नहीं है ये। मतलब ये झगड़ा कराया जा रहा है, प्रायोजित है आदिवासी क्षेत्रों को, 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल के जो आदिवासी क्षेत्र है, जो क्या बिरसा ब्रिगेड ने इसका कोई रिपोर्ट बनाया है, इस पे हम लोगों ने, मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके दिया हूँ इसको, चीफ जस्टिस के ऑफिस में दिया हूँ इस चीज को लेकर कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, यूसीसी पर क्या हो रहा है हमारे साथ। यूसीसी में सीधा सीधा 5th शेड्यूल के और 6th शेड्यूल के आदिवासियों को खत्म करने का ये चल रहा है। यूसीसी लागू नहीं हो सकता है आदिवासियों पे। बाबा साहब ने एक बात बड़ी विचित्र है जो पूरे देश के लोगों को नहीं मालूम, कि उसमें एक अमेंडमेंट ऐसा है कि आप संसदीय अमेंडमेंट करने के बावजूद भी आदिवासी क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 370 इन्होंने कश्मीर खत्म किया, 371 और 372 ये आदिवासियों के लिए आर्टिकल है। उसमें 372 और 371 में आर्टिकल 13(3)(c जिसको 13(3) का बोलते हैं, उसमें किसी भी टाइप का हस्तक्षेप की मनाही की गई है। टोटल ऑटोनोमस उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाबा साहब ने प्रोविजन किया था, जो आदिवासी शहीदों ने लड़कर आदिवासियों के फेवर में ये किया था। भारत आजाद होने के पहले आदिवासी देश में आजाद हुए थे, इस बात का उल्लेख बाबा साहब ने कई जगह किया है। उस आर्टिकल को खत्म करना है इनको, 370 को खत्म करना इनके लिए जरूरी था। अब ये बोलते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा रोड़ा अगर कोई है यूसीसी में तो आदिवासी है, तो ये आदिवासियों को टारगेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं इनका देश बन जाए। अभी 2 दिन पहले बताया गया है कि जो संस्कृत भाषा है वो मोहनजोदारो हड़प्पा के पहले की भाषा है। ये लाइन उन्होंने ली है। क्यों बताना पड़ रहा है ये उनको? इस देश में 20,000 लोग नहीं मिलते ढूंढने पर कि संस्कृत बोलते होंगे, लेकिन उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा है। जो आदिवासी बोली भाषा है, बाकी बोली भाषा है, मराठी है, ये तो मूल निवासियों की भाषा है, ये प्राकृत भाषा है। इस देश में उनके अपमान हो रहा है। ये एक तरीके से देश पर कब्जा करने की लाइन चल रही है। ये लास्ट बैटल है ये। तो क्या आदिवासियों की पहचान जो है, इंडिजिनियस पीपल की जो पहचान है, उस आइडेंटिटी पर ये हमला है? बिल्कुल, पूरे आइडेंटिटी पे हमला है। यही सरकार है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में बोला है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में जयपाल मुंडा के आंसर में बोला, उन्होंने जब क्वेश्चन किया कि आदिवासियों को आदिवासी करके उल्लेख करो, तो बाबा साहब ने बोला कि ये आदिवासी कौन है, ये सिद्ध करने के लिए जितने आदिवासी, उनका एक शेड्यूल बनाया गया। वो शेड्यूल में पूरे आदिवासियों को रखा गया। वो आदिवासी पता चलता ही अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको ट्राइब बोला गया, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उनको लीगल डेफिनेशन में डिफाइन करने के लिए, लीगल फैसिलिटीज और उसको लीगल फ्रेम में लाने के लिए ट्राइब बोला गया। लेकिन बाबा साहब ने बोला था कि जिनको मैं शेड्यूल ट्राइब बोल रहा हूं वो आदिवासी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में बोला है, 2011 के जजमेंट में बोला है कि आदिवासी देश के मूल मालिक है। एक तरफ भगवान राम, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यहाँ पैदा हुए थे तो सब मान लिए देश के लोगों ने, लेकिन आदिवासी देश का मालिक है ये किसी ने नहीं माना। भगवान राम आने के पहले से आदिवासी रहते इस देश में, भगवान बाद में पैदा हुआ, पहले आदिवासी रहते थे इस देश। यूसीसी पर भी चर्चा चल रही है। बिल्कुल, यूसीसी जबरदस्ती आदिवासियों पे लादने की कोशिश कर रहे। कोई मुसलमान टारगेट नहीं है उनका। उनको सबसे बड़ी तकलीफ आदिवासी। जमीन मुसलमानों के पास है क्या? जमीन ब्राह्मणों के पास है क्या? जमीन क्रिश्चियनों के पास है क्या? जमीन तो आदिवासियों के पास में है। और इनको जमीन ही चाहिए जहां पर रिसोर्सेस है, मिनरल्स है, खदानें हैं। गढ़चिरौली में देखिए, सुरजागढ़ में क्या हाल हो रहा है। परमिशन, इन्होंने 5th शेड्यूल को अमेंडमेंट कर दिया है, जिसमें लिखा हुआ था कि ग्राम सभा के एनओसी के बगैर आप वहां पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। इन्होंने वो अमेंडमेंट किया और उसमें बोल दिया है कि भाई एनओसी की जगह परामर्श डाल दिए। वो गरीब आदिवासियों को मालूम भी नहीं। हमारे नेता जो है वो लोग पार्लियामेंट में बात नहीं की है इस बात को। लेकिन ये जो अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो हमारे पे आक्रमण है। ये तो जानबूझ के बनाया गया है। फॉरेस्ट की जमीन है, जो जमीन पे आदिवासियों की दावेदारी है, वो जमीनें अब ये लीज पे देंगे। उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकालने के लिए दे रहे हैं। जंगल किसने बचाया? ये तो आदिवासियों की देन है। ये जल जमीन जंगल पे पहला अधिकार आदिवासियों का था, है और रहेगा। इन्होंने भले फॉरेस्ट एक्ट बना लिया, उसको बेच रहे हैं अब जमीनें को। तो बिरसा ब्रिगेड ये जो भारत बंद का ऐलान करता है, यही तो सब डिसीजन के खिलाफ में जो हमारे साथ हो रहा है। विश्व के किसी देश में ऐसा आदिवासियों के साथ ये तो सांकेतिक बात हो गई, लेकिन इसे कानूनी लड़ाई के तौर पे तो लड़ना होगा। लड़ेंगे ना कानूनी लड़ाई। विश्व, अरे हम तो अम्बेडकर की औलाद है।
हम बिरसा मुंडा की औलाद है, टंटा भील की औलाद है, बाबूराव शर्मा की औलाद है, राघोजी भांगरे की औलाद है, महात्मा फुले की औलाद है, संभाजी महाराज के वंशज है हम। संभाजी महाराज हमारे वंशज थे। ये हम उन लोगों में से है, हमको विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इस पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम इसकी कानूनन लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर हमको देश के सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय नहीं मिलेगा तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। ये जो तमाशा देख रहे हैं बाकी लोग, दलितों को लगता है अभी मेरी बारी नहीं है, ओबीसी को लगता है मेरी बारी नहीं है, मुस्लिमों को, क्रिश्चियनों को, बाकी को लगता है मेरी बारी नहीं, लेकिन ये गलत फहमी में है, इनका वेटिंग लिस्ट में है अभी ये लोग। यूसीसी पे चुप क्यों है सब? इतना बड़ा स्कैंडल होता है इस देश में, 3 महीने बाद में पता चलता है देश को। क्या देश से बाहर है मणिपुर? पाकिस्तान में कुछ होता है तो 2 दिन में पेपर में छप जाता है, इस्लामाबाद में कुछ होता है तो हमारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस रहती है। मणिपुर की घटना नहीं छप पाई। अब तो उसके आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। बाबा साहब की जन्मभूमि है मऊ, वहां पर एक बच्ची, आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने थोड़ा आवाज उठाया, उसको गोली मार दी और वहां हथियार लूट लेते हैं। इसका उपाय क्या देखते हैं आप? सिस्टम चेंज करना है, सरकार चेंज होनी चाहिए। आदिवासी कभी जातिवादी नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में गलत फहमी है कि आदिवासी लड़ेगा नहीं। ये फोर्सेस डाल रहे हैं ये कि आदिवासी क्षेत्रों में तुम पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाओगे। ऐसा कभी जीआर बना गया कहीं देश में? संसद में पारित होता है कि आदिवासी क्षेत्रों में भी ये लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाएंगे, छावनियां बनाई जाएंगी। छावनियां बनाने की परमिशन मांग रहे हैं आप, यानी वहां पर मिलिट्री घुसा रहे हो आदिवासी क्षेत्रों में। जिनको पुलिस से हैंडल करना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनली हैंडल करना चाहिए, उसको फोर्स हैंडल कर रही है। जिसको देश का संविधान नहीं मालूम, ये इनकी गोली खाते हैं। ऐसे क्षेत्र भी है साहब जहां पर आज भी पैरासीटामोल की गोली नहीं मिलती है, लेकिन बंदूक की गोली मिल जाती है। वो क्षेत्र ये हालत है। और कभी पहली बार भारत के पार्लियामेंट में ये ऐसा बिल पास किया इन्होंने कि उसमें लिखा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में, ये जंगल क्षेत्रों में ये लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस की छावनियां बनाएंगे, उसके लिए जमीन चाहिए। कभी खुल के नहीं बोला गया है। इतना बड़ा अन्याय तो किसी देश में नहीं देखे। ये चाहते क्या है? देश के मालिक हम थे, है और रहेंगे। ये कितना भी बेवकूफ बना ले, जो आदिवासी आरएसएस में काम कर रहे, बीजेपी में काम कर रहे, जो दलित आरएसएस बीजेपी में काम कर रहे, ओबीसी आरएसएस बीजेपी में काम कर रहे, हमको विश्वास है एक दिन ये वापस आ जाएगा। और हम मूवमेंट चला रहे हैं इसके लिए, आएंगे ये वापस। अभी मणिपुर पर बिरसा ब्रिगेड ने क्या सोचा है? मणिपुर पे हम लोग पूरे देश में जन जागृति करेंगे। अब मणिपुर का झगड़ा जो है बेसिक, वो मथाई का झगड़ा नहीं है, ये जमीन का झगड़ा है। ये बात पूरे देश में पता चलेगी। हमारे लिए कोई नहीं बोल रहा है। रिहेबिलिटेशन के नाम पे उनको, उनके जो मेन जंगल है वहां से उनको बाहर निकालेंगे, इनको पूर्वजों की जमीनों से उनको बाहर करके कहीं दूसरी जगह सेटल कर देंगे और वो रास्ता पूंजीपतियों के लिए खोल देंगे। तो बिरसा ब्रिगेड की भूमिका क्या है? हम पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं, हम सब लोगों को बता रहे हैं हमारी भूमिका है मताई, और उनको एक जगह लाएंगे हम, हमारे पूरे आदिवासियों को, उनको भी समझाएंगे, सबको समझाएंगे। इसके पहले भाईचारा था, अचानक क्या हो गया? एक आदिवासी राज्यपाल बनाया जाता है मणिपुर का, राष्ट्रपति भी आदिवासी। और मणिपुर का जो क्षेत्र है वो 6वीं अनुसूची का क्षेत्र है, जहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। वो क्षेत्रों को उनकी निगरानी में, आदिवासियों की चौकीदारी में आदिवासियों को मारा गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे आदिवासियों को जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, इनको तो रबर स्टैंप बना दिया इन्होंने। उनकी रहनुमाई में, उनकी उपस्थिति में आदिवासियों को ऐसा मारा गया। आप सुने कभी 400-500 आदिवासी ऐसे मर गए? ज्यादा भी संख्या हो सकती है, कई लोगों का तो पता नहीं है। चलिए, अगर इस बात को हम यहाँ अगर रोकना चाहे तो बिरसा ब्रिगेड की ओर से आखिरी टिप्पणी क्या होगी? 9 अगस्त के दिन हमने भारत बंद किया है। भारत बंद यानी हम अपनी दुख को प्रदर्शित करेंगे। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। ये देश जिसने आदिवासी को आदिवासी नहीं माना, यहाँ का प्रधानमंत्री बोलता है जनजाति गौरव दिवस। खुलेआम आदिवासी बोलने से इनको लगता है, जब प्रचार करते हैं पब्लिक में वोटों के लिए तो बोलते हैं नहीं नहीं हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। आदिवासी को आदिवासी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? आरएसएस वनवासी क्यों बोल रहे हैं? आदिवासी क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इनकी पोल खुल जाएंगी। इस देश में इनका क्या स्टेटस है ये बाहरी है, ये सबको मालूम है। हम मालिक है इस देश के, थे और रह गए। वी आर द लीगल ओनर ऑफ दिस कंट्री। हम लोग इस देश के नागरिक ही नहीं, इस देश के मालिक भी है। और आदिवासी देश का मालिक है। यहाँ के दलित, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये उनके वंशज है।
और ये लड़ाई हमको लड़ना है फ्यूचर में। इसके लिए बिगड़ लड़ाई कुछ नहीं होने वाला। अगली लड़ाई जमीन की लड़ाई है, जल जमीन जंगल की लड़ाई है। रिजर्वेशन खत्म है। पहले आपके पास जमीन थी तो जिंदा थे हम, अब जमीन भी खत्म हो जाएगी, रिजर्वेशन भी खत्म हो जाएगा। आप कौन से आधार पर समाज को जिंदा रखने की कल्पना करेंगे? फिर बाबा साहब तो नहीं है, कोई फूले तो नहीं है, बिरसा मुंडा भी नहीं है। आप जीतोगे कैसे ये लड़ाई को? जमीन भी खत्म, रिजर्वेशन भी खत्म आपका। क्या प्राइवेट सेक्टर में दलितों को नौकरियां मिलेगी, ओबीसी को नौकरियां मिलेंगी, आदिवासियों को नौकरियां मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर तो उन्हीं के हाथ में है। अभी तो आईएएस ऑफिसर को आउटसोर्सिंग करा रहे हैं ये लोग। ठेकेदारी पे आईएएस अफसर काम कर रहे हैं यहाँ पर। जो रिटायर्ड हो गए उनको भी ठेकेदारी पे बुला के काम करा रहे, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए पेमेंट दे रहे, आदिवासी डिपार्टमेंट में बैठा रहे। तो आने वाला समय तो बहुत बड़ा स्ट्रगल का है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, इस देश के संविधानवाद को खत्म करने का षड्यंत्र है। ये किसी को समझ रहा नहीं है। ये देश के संविधानवाद को, देश की जो कंपोजिट कल्चर है और देश की जो वास्तविक व्यवस्था है उसे खत्म करने का ये षड्यंत्र है। ये कहना है बिरसा ब्रिगेड के सतीश पेंदाम साहब का। आदिवासियों के मानवीय अधिकारों के सुरक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। हम बातचीत कर रहे थे सतीश पेंदाम साहब से। पेंदाम साहब, इतनी व्यस्तता में आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम बिरसा। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।